वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस कोर्स ऑन मैकेनिक्स। और आज की वीडियो में हम सिंगल पार्टिकल का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी हम उसका एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन थोड़ा सा रिव्यू, बिकॉज़ आई बिलीव कि ये रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस रिव्यू में हम ये देखना चाहते हैं वन मोर टाइम अगेन कि हम करना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज़ आई बिलीव कि अगर आप लोगों को ये पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम कौन से फार्मूलाज ड्राइव करना चाहते हैं या क्यों ड्राइव करना चाहते हैं उनको, तो एक मेंटल इमेज बन जाता है स्टूडेंट के माइंड में। और जब एक मेंटल इमेज बन जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो उसके बाद चीज़ों को करना या समझना बहुत आसान हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टार्क का फार्मूला ड्राइव करवाया था। और टार्क का फार्मूला हम इसलिए ड्राइव करना चाहते थे क्योंकि हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन से, यानी वो बातें जो हम तीसरे, चौथे और पांचवें चैप्टर में इस कोर्स के पढ़ के आए थे। वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सेंट्रल फार्मूला है वो F इक्वल्स एम ए है। ये मैंने उसकी स्केलर फॉर्म लिखी है। और हमने कहा था कि हम बिल्कुल इसी चीज़ को मैप कर सकते हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर भी। और मैंने आर्ग्यू करके आपको ये बताया था कि रोटेशनल मोशन के केस में हमारे पास जो फार्मूला है उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह बननी चाहिए, यानी टॉ इक्वल्स आई ओमेगा। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस फार्मूले की, जो टॉ है, इसको हमने कहा था कि ये टार्क कहलाता है। और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये ओमेगा नहीं बल्कि ये अल्फ़ा है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें जो अल्फ़ा है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इसको हम 8वें चैप्टर में पढ़ाए हैं। और ये जो हमारे पास तीसरा सिंबल है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, हमने कहा था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और फिर हमने ये कहा था कि हम इस फार्मूला को लिखना चाहते हैं इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म, या फिर यूँ कह लें कि हम इसको ड्राइव करना चाहते हैं। और अगर आप इस फार्मूला में देखें तो इस फार्मूला में हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और वो टॉर्क है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो राइट हैंड साइड पे जो पहला एलिमेंट है जिसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था वो है, और तीसरा एलिमेंट जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। इन 3 में से एक हमें पहले से मालूम है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम अच्छी डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ाए हैं। तो अब हमारे पास बाकी 2 और इंग्रेडिएंट्स रह गए थे, और उनमें एक टार्क था और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर टार्क को हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तकरीबन 1 घंटा हमने सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर लगाया था, टार्क के ऊपर। और इवेंचुअली हमने ये देखा था कि जो टार्क का हमारे पास फार्मूला होता है इन वेक्टर फॉर्म, वो होता है R क्रॉस F, जिसमें हमने कहा था कि R जो है ये डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है। और इस आर्क को हमने मोमेंट आर्म का नाम दिया था। और हमने ये भी कहा था कि अगर हम इसी रिलेशन को स्केलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन स्केलर फॉर्म में बना था टा इक्वल्स आर एफ साइन ऑफ एंगल थीटा। और चूँकि ये एंगल थीटा है, ये 2 वेक्टर्स के दरमियान है, तो हमने कहा था कि ये एंगल जो है ये हमारे पास आर और एफ के दरमियान में जो एंगल बनता है वो वाला एंगल है। और फिर हमने इसकी कन्वेंशन भी पढ़ी थी कि हम का टार्क को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, जो कि राइट हैंड रूल से आती है। तो ये बातें हम डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स जब हमने 2 इंग्रेडिएंट इस फार्मूला के, यानी ये जो न्यूटन्स सेकंड लॉ की फॉर्म है रोटेशनल मोशन के लिए, इसके 2 इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए, तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली हमारे पास ये तीसरा ही अब बचता है, और वो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
वो हमें 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो 2 चीज़ें हैं उनमें जो पहली चीज़ है जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, वो है हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जिस ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी मास कितनी है। और जो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो ये था कि हाउ इज़ इट डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ये मास जो है ये हमारे ओरिजिन के इर्द गिर्द किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली जब हम ये कह रहे हैं कि जो मास है वो ओरिजिन के इर्द गिर्द किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास एक ही पार्टिकल है जो ओरिजिन के इर्द गिर्द घूम रहा है कुछ फासले के ऊपर, तो ऑफ कोर्स मास की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो पार्टिकल जो है, वो ओरिजिन से कितने फासले पे मौजूद है। एंड सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, कि हम एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। और होपफुली आज ही की वीडियो में हम फिर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जनरल फार्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हासिल करने के लिए। और वो जनरल फार्म ऑफ कोर्स हम इस तरह ड्राइव करेंगे कि हम उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली आपको याद हो कि ये जो फार्म है ये हम लिखना चाहते हैं फॉर द मोस्ट जनरल केस। और मोस्ट जनरल केस यही हो सकता है कि जब किसी जिस्म के ऊपर किसी भी शेप के किसी जिस्म के ऊपर कोई रैंडम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स की वजह से उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। और फिर हम उसके ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है ये अप्लाई करके उसका एंगुलर एक्सेलरेशन और इस तरह बाकी जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, जो डायनामिकल वेरिएबल्स मतलब जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें दिलचस्पी होती है, जैसे वेलोसिटी है या ऑब्जेक्ट जो है किसी ख़ास टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। और उस सिंगल पार्टिकल को मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिसको यकीनन आप काफ़ी देर से घूर रहे होंगे कि ये इधर क्यों खड़ी हुई है डायग्राम। तो अब हम आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। और इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये एक मास m है जो ओरिजिन से कुछ फासले पे मौजूद है। एंड लेट मी नेम दिस डिस्टेंस r। आप यूं कह लें कि ये जो r है ये कोई रॉड है, लेकिन हम इसकी मास को निग्लिजिबल ले लेते हैं। यानी हमारे इस टॉपिक के लिए हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि इसकी जो मास है वो कितनी है। तो हम यूं कह लेते हैं कि जो मास है इसकी वो निग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये एक रॉड है हमारे पास और इसको यूं कह लें कि ये हमारे पास एक मासलेस रॉड है जिसकी लेंथ r है और इसके दूसरे किनारे के ऊपर एक मास अटैच है, ये वाली मास। और ये मास जो है अब ये घूम सकती है या रोटेट कर सकती है इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में या एक्स वाई प्लेन में। और ऑफ कोर्स जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हम बेशक एक्सप्लिसिटली कह नहीं रहे, लेकिन वो हमें पता है और वो मौजूद है। और वो ये है कि हमारा जो जेड एक्सिस है, मैं ओरिजिन के ऊपर अगेन वही वाली सिंबल बनाऊं जो मैंने पहले बनाई थी, तो जो हमारा जेड एक्सिस है वो इस प्लेन से जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपके मोबाइल की प्लेन है उससे बाहर की जानिब आ रहा है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो मास m है ये z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। सो दिस इज़ द फिज़िकल सिनेरियो दैट वी वांट टू स्टडी। और फिर हम कहते हैं कि अब इस मास के ऊपर रोटेट कर रही है, तो ऑफ कोर्स बल्कि आप यूँ ना कहें कि ये रोटेट कर रही है, लेट्स मेक इट मोर ऑब्वियस। और हम ये कहते हैं कि इस मास के ऊपर कोई फोर्स लगती है किसी भी डायरेक्शन में। लेट्स से कि इनिशियली ये रोटेट नहीं कर रही थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ फोर्स लगी है, लेट दिस बी द फोर्स F इस डायरेक्शन में। और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी। एंड सो वी वांट टू सी कि इस फोर्स की वजह से कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये बात देख लें कि इस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है
वो रोटेट करेगा। और वो रोटेट कैसे करेगा उसको आप देख सकते हैं कि चूँकि ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है इधर ओरिजिन के ऊपर इस रॉड से, तो हम यूँ देख सकते हैं कि ये जो इसकी रोटेशन है वो एक सर्कल में होगी। सो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल। और ये हमारे पास एक सर्कल है, और अब हम इस सर्कल का कुछ हिस्सा अरेज कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नीड द इंटायर सर्कल। तो मैं इस हिस्से को अरेज कर देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ के ऊपर रोटेट करेगा अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। एंड आवर क्वेश्चन इज प्रीटी ऑब्वियस, वी वांट टू आस्क आवर सेल्फ कि ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स का प्रीसाइजली कौन सा कंपोनेंट है जो इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। और क्लियरली इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा, और सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस फोर्स को इसके रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। ये काम मैं पहले टार्क को जब इक्वेशन ड्रॉ करने लगा था लास्ट वीडियो में तब भी की थी, बट लेट मी डू इट अगेन। और टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रेडियल लाइन को, ये वाली जो लाइन है मेरे पास, इस लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ, तो ये वो डायरेक्शन है जिसमें जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से ये बढ़ रहा है। तो ये वाली मेरी जो डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन है, इसको मैं आर यूनिट वेक्टर लिख लेता हूँ। और ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। आप इस रेडियल और टेंजेंशियल चीज़ को बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं। और जो सबसे आसान पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आप इस पार्टिकल, आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करें जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो 8वें चैप्टर का आखिरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको रेडियल और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ करवा के दिखाया था कि कैसे आ, कोई सिस्टम या कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पार्टिकल के साथ रोटेट करता है उसके अंदर हम मोशन को देख सकते हैं। तो हमारे पास अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है दूसरा, और जिसमें हमारे पास ये वाला जो डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। आपको याद होगा हमने इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया था, थीटा यूनिट वेक्टर से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब हम ये जो फोर्स है हमारी इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। और क्लियरली चूँकि हम कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो है ये बनेगा एफ टी। आप देख लें कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस टेंजेंशियल लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और क्लियरली जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है इधर से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला कंपोनेंट है फोर्स का रेडियल कंपोनेंट, सही है। तो और हम देख सकते हैं कि फोर्स जो एंगल बनाती है इस रेडियल वेक्टर के साथ वो एंगल लेट से थीटा है। और ये हमारी बेसिक अजम्पशन में शामिल था कि जो फोर्स है वो किसी एंगल के ऊपर एक्ट करती है इस पार्टिकल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो एंगल है ये हमेशा ये जो लाइन होती है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, या इस लाइन के साथ बनाता है, और इसी लाइन को हम रेडियल लाइन कह रहे हैं। तो फोर्स का जो एंगल मेजरमेंट होती है वो इस रेडियल लाइन के साथ होती है। और रेडियल लाइन ऑफ कोर्स आप हमेशा वही लेते हैं जिस डायरेक्शन में आपका जो ये रेडियल वेक्टर होता है जो डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट मैस, वो है। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। तो अब चूँकि हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब है कि हमने ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और उसका रूल सिंपल है हमारे पास, यही जो न्यूटन सेकंड लॉ है यही वाला, इसको हम लगाते हैं रेडियल के ऊपर भी और टेंजेंशियल कंपोनेंट के ऊपर भी। तो मैं इसको लगाता हूँ पहले रेडियल कंपोनेंट के ऊपर। तो हमारे पास ये बनेगा एफ रेडियल इक्वल्स एम ए रेडियल। और एम ए रेडियल जो है, ए रेडियल जो है ये रेडियल एक्सेलरेशन है, यानी ये हम वो एक्सेलरेशन लेंगे जो ये वाली मैस जो है इस रेडियल डायरेक्शन में कवर करेगी, ठीक हो गया। और जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और इस केस में हमारे पास बनेगा एफ टी इक्वल्स मैस टाइम्स ए टी।
तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बनती हैं और इन 2 इक्वेशन से फ़ोर्स की इन 2 इक्वेशन से हमने ये देखना है कि एक्सेलरेशन जो है या मोशन जो है ऑब्जेक्ट में, वो कौन से वाले कंपोनेंट से प्रोड्यूस हो रही है। जो फ़ोर्स का रेडियल कंपोनेंट है, इसकी वजह से हमारे पास कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता और उसकी रीज़न आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इस रेडियल कंपोनेंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, ये वही चीज़ है जिसको हमने नाम दिया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जो रेडियल कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो ओरिजिन से पास होता है। तो अगर हम टार्क के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो टार्क रेडियल कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होना था वो ज़ीरो है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट जो फोर्स का है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो विच मीन्स के रेडियल कंपोनेंट के सिनेरियो में जो हमारे पास मोमेंट आर्म है वो ज़ीरो है। तो जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट की वजह से टार्क प्रोड्यूस होना था वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ए रेडियल जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो कोई मोशन हमारे पास इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से बार बार टार्क की क्यों बात कर रहा हूँ। तो आप इसको जनरल टर्मिनोलॉजी में सोचें, जनरल अल्फाज में सोचें और ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि जो टार्क है वो फोर्स के रेडियल और टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमें कंसर्न है वो ये है कि वो कौन से कंपोनेंट का टार्क है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रेडियल कंपोनेंट की वजह से टार्क है वो ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करवाता, सो इट डज नॉट कंसर्न अस। सो व्हाट कंसर्न अस इज दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि ये इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये फोर्स वाला फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगी एंड सो हम कहते हैं कि जो टार्क है वो इसी की वजह से प्रोड्यूस होता है एंड वी आर गोना प्रूव दैट इन अ मोमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो जो एफ टी है ये हमारे पास है एफ साइन ऑफ एंगल थीटा। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एफ टी है ये थीटा के सामने वाली साइड है इस ट्राइंगल की। तो हमारे पास ये वाली जो कंपोनेंट है एफ टेंजेंशियल, ये एफ साइन थीटा बनता है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एम टाइम्स ए टेंजेंशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर एल्फ़ा। और टेंजेंशियल जो ए है वो जो अल्फ़ा प्रोड्यूस करता है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। एंड दिस इज़ द रूल अगेन विच यू नो फ्रॉम लास्ट चैप्टर कि जो एंगुलर हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो उस एक्सिस के पैरेलल होती है जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं। तो चूँकि ये मैस जो है ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलांग होगी एंड सो इज़ दिस नेम अल्फ़ा जी। और अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो कि मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ किया है ए टी इक्वल्स आर अल्फ़ा जी। तो इस रिलेशन को यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। और अब एक फाइनल स्टेप में आप ये काम कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड्स से आर से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर मैं लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है आर एफ साइन ऑफ थीटा और राइट साइड बनेगी एम आर स्क्वायर अल्फ़ा जी। और अब आप लास्ट लेक्चर से ये जानते हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास आर एफ साइन थीटा, ये सिंपली हमारे पास टार्क का जी कंपोनेंट है। बल्कि यूँ नहीं कहना चाहिए टार्क का जी कंपोनेंट है, बल्कि ये टार्क की मैग्नीट्यूड है। और चूँकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अगेन जेड एक्सिस के अलांग होगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड जेड एक्सिस। So this would simply be tau z equals m r square अल्फ़ा जी। और मैं इस इक्वेशन को अब अनसर्कल करने वाला हूँ बिकॉज दिस इज़ प्रीसाइजली द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसको हम लेने चले थे, ये वाली फॉर्म, ठीक है। देखें टा इक्वल्स आई अल्फ़ा, तो हमने बिल्कुल टा इक्वल्स समथिंग अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया है सिंगल पार्टिकल के लिए। और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्लियरली
जो चीज़ सामने आ रही है निकल के वो ये है कि हमारे पास जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर सिंगल पार्टिकल, वो एम आर स्क्वायर के बराबर है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। और आप देख सकते हैं कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल विच इज़ रोटेटिंग अराउंड जेड एक्सिस, हमारे पास जो न्यूटन्स सेकंड लॉ था एफ इक्वल्स एम में, उसकी बिल्कुल रोटेशनल फॉर्म आ गई है, जो इस केस में हमारे पास टॉ इक्वल्स आई एल्फा जी है। और चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा था, तो ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा है। तो अब हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सप्रेशन आ गई है, और यही वो एक्सप्रेशन थी जिसको ऑफ कोर्स ड्राइव करने के लिए हम निकले थे। यानी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो यही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होता है। सो वी हैव फाउंड अ फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल पार्टिकल, एंड लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर। So moment of inertia for single particle is I equals mr square। इसमें जो m है ये mass of particle है, जिसका भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आर स्क्वायर है ये उसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फार्मूला में हर जो सिंबल है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो दिस इज़ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और m जो है ये मैस है। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। और ये m जो है ये हमारे पास मैस ऑफ पार्टिकल है। अब कुछ चीज़ें जो यहाँ से आप फ़ौरन से देख सकते हैं, उनमें जो पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो ये है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके जो यूनिट्स हैं वो देखें तो वो बनते हैं किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, जो अगेन आपको बताते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैस नहीं है, ये मैस से थोड़ी मुख्तलिफ क्वांटिटी है। आल्दो इट प्लेज द सेम काइंड ऑफ रोल in rotational motion which mass does in case of translational motion, but still it is a little bit different from mass। और वो आप इसके यूनिट से और इसके फार्मूला से देख सकते हैं कि इसके जो यूनिट्स हैं वो किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर्ड हैं। और अगर यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस लिखना चाहें तो हमारे पास डायमेंशंस जो इसकी आती हैं वो जो मैस की डायमेंशंस हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल M है, और जो लेंथ की हैं वो L हैं। तो जो डायमेंशंस आती हैं वो M L स्क्वायर आते हैं। अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कर सकते हैं, और उनको मैं नाम देता हूँ कि ये मेरे पास कुछ रिमार्क्स हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या चीज़ है या किस तरह का बिहेवियर जो है वो ये शो करता है। तो हमारे पास हैं कुछ रिमार्क्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक्चुअली लेट मी राइट इट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब मैं MOI लिखूँगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम नोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, वो ये है कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मैस एंड आर। और आर जो है ये आपको पता है ये डिस्टेंस ऑफ दैट मैस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब ये है कि इवन दो किसी ऑब्जेक्ट की मैस सेम भी हो, तो जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला बढ़ेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इसी डायग्राम को देखें तो अगर मैं इस मैस को इस पॉइंट पे लेके आ जाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अगर मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जनरली वैलिड होता है किसी भी ऐसी क्वांटिटी के ऊपर जो फर्दर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हो, बिकॉज नाउ सिंस इट डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आप उन दोनों में से कोई एक भी चेंज करें तो जो आपकी क्वांटिटी है, जो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट शुड चेंज।
तो हमारे पास जो पहला रिमार्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में वो ये है कि ये मास और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो दूसरा रिमार्क है वो ये है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए वेक्टर, बल्कि ये एक और तरह की क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इट इज़ टेंसर। अब टेंसर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से वेक्टर्स से मुख्तलिफ होते हैं और ऑफ कोर्स आई विल टॉक अ लॉट अबाउट टेंसर्स इन फ्यूचर कोर्सेज, लेकिन इस पॉइंट पे आप टेंसर के बारे में सिर्फ ये बात याद रखें कि ये वेक्टर्स से भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। let me give you a quick intuitive understanding of what tensors are। तो आपने स्केलर पढ़े हुए हैं, दीज आर जस्ट नंबर्स विच मीन्स कि इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। वेक्टर जो है, आप जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये स्केलर्स से थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। टेंसर्स जो हैं वो इन दोनों से और ख़ासकर वेक्टर्स से थोड़े से इस तरह भी मुख्तलिफ हैं कि इनकी वैल्यू मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ होती है। लेट मी एक्चुअली मेक अनदर क्विक रिमार्क और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे टेंसर क्वांटिटीज़ की वैल्यू मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ होती है, व्हाट इट मीन्स बाय दिस लाइन। और जो तीसरा रिमार्क है क्विकली पहले मैं वो दे दूँ। तो तीसरा रिमार्क है हमारे पास वो ये है कि ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव की है ऊपर टी जी इक्वल्स आई अल्फ़ा जी, ये वाली इक्वेशन जो थी ये स्पेसिफिकली उस सिनेरियो के लिए थी जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये वाली डायग्राम, ठीक है। लेकिन ये तो मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने इसको जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाया, ठीक है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, प्रॉब्लम की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी या कोई और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी हमारे पास कि ये जेड एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करे। ये मेरी चॉइस थी, मेरी फ्रीडम थी। तो मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि पार्टिकल जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वली वैलिड होगी अगर मेरा पार्टिकल जो है वो एक्स या वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो अगर पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हो तो जो इसी इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो ये वाली होगी, और अगर वो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उस केस में टाउ एक्स इक्वल्स आई टाइम्स अल्फ़ा एक्स आएगा हमारे पास, और ये ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे अल्फ़ा वाई आएगा, विच सिंपली मीन्स कि आप किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाएं इस मैस को, वो बिल्कुल इसी तरह का एक जनरल फार्मूला जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। एंड सो वी कैन जनरलाइज दिस फार्मूला फॉर एनी एक्सिस। तो ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि पार्टिकल जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ये दूसरी जो दो इक्वेशंस हैं ये बताती है कि पार्टिकल जो है वो वाई और एक्स एक्सिस के अराउंड रेस्पेक्टिवली रोटेट कर रहा है, ठीक है। विच सिंपली मीन्स कि दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन। तो जब तक आपकी मैस सेम है पार्टिकल जो है वो सेम तरह का रिलेशन फॉलो करेगा, एंड इट डजेंट मैटर कि वो एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है या जेड एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है। बट देर इज़ अ केवियट इन इट। इन जनरल ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इन तीनों केसेस में मुख्तलिफ हो सकता है, सही है। सो लेट मी एक्चुअली ट्राई टू मेक अ क्विक डायग्राम फॉर दिस वन। और फ़र्ज़ करें कि अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसको नहीं कहते, इसको बाद में नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें ये वाला एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस है। मैंने इनको इस तरह इसलिए चुना है कि ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, यानी अगर आप एक्स से वाई की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाएं तो आपका थंब जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इनका मतलब ये है कि ये जो पहली इक्वेशन है ये मुझे ये बता रही है कि पार्टिकल जो है ये इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कि उसका जो टार्क है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। जो दूसरी इक्वेशन है
ये बता रही है कि पार्टिकल जो है अब इस एक्स जी प्लेन में मूव कर रहा है और उसका टार्क जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। और जो तीसरी इक्वेशन है ये बता रही है कि पार्टिकल जो है ये इस वाई जी प्लेन में मूव कर रहा है और इसका टार्क जो है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो दे आर इक्विवेलेंट। लेकिन मैंने कहा कि इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है कि जब ये पार्टिकल जो है इस वाई एक्सिस के राउंड रोटेट करे या जेड एक्सिस के राउंड रोटेट करे या एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट करे तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी एक जैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और यही वजह है कि हम इसको जनरलाइज जब करते हैं, यानी इनको सारे एक्सेस के ऊपर हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक टेंसर क्वांटिटी है और टेंसर क्वांटिटी की वेक्टर्स की तरह की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी वैल्यू, बल्कि ये वेक्टर्स की तरह की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। और ये है कि टेंसर क्वांटिटीज़ जो है उनकी वैल्यू मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ होती हैं। यानी जब ये इस प्लेन में मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में और जो टार्क है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ़र्ज़ करें आई है, सही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब टार्क जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल एक्स जी प्लेन में मूव कर रहा हो, तो फिर भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही वैल्यू आए जो ऊपर वाले केस में आई थी। इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है। या फिर यूँ भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई एक्सिस जो है, कोई एक्सिस है वो इस लाइन की तरफ है और जो हमारा पार्टिकल है वो इस लाइन के अराउंड यहाँ पे रोटेट कर रहा है, सही है। पार्टिकल इधर रोटेट कर रहा है। लेट मी मेक अ पार्टिकल टू, सो हियर इज़ अ पार्टिकल विच इज़ रोटेटिंग ऑन दिस सर्कल, और हम चाहते हैं कि इस लाइन के अराउंड, जिसके एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। सो वी वुड हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इन शॉर्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर कर रहे हैं। और वो एक्सिस जो है वो एक्स वाई और जी के अलावा कोई भी और एक्सिस हो सकता है। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन फ्यूचर, बट इन जनरल द पॉइंट बीइंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स नॉट अ स्केलर, बट इट्स अ टेंसर। बट फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस स्पेसिफिक केस, चूंकि ये हमारे पास एक स्केलर इक्वेशन है, टाउ जी जो है ये भी स्केलर है, अल्फ़ा जी जो है ये भी स्केलर है, यानी इनकी डायरेक्शन जो हैं वो फिक्स हैं। तो इस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर ले सकते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है और वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है कि ये एम आर स्क्वायर्ड है। और ये गालिबन वो एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसी भी पॉइंट मास के लिए जो आप कॉलेज की फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि आप सिर्फ एक एक्सिस कंसीडर कर रहे होते हैं और एक एक्सिस में हमारे पास चूँकि ये स्केलर इक्वेशन बनती है तो आप इसको स्केलर इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल इट्स नॉट सिंपली अ स्केलर, इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी वी कॉल टेंसर। सो वी विल लर्न अबाउट टेंसर्स इन फ्यूचर। नाउ दैट आई हैव ड्राइव द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, बल्कि हम चाहते हैं कि इसके रिलेटेड हम कोई एक आधी एग्जाम्पल कर लें। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू सॉल्व एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। तो ये एग्जांपल मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और ये एक्सरसाइज 11 है 9th चैप्टर में हेलिडे, रेज़निक और क्रेन के। और इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ स्मॉल लेड स्फीयर ऑफ मास 25 ग्राम इज अटैच्ड टू द ओरिजिन बाय अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 74 सेंटीमीटर एंड negligible mass. So it's just the situation that we have just studied. So let's draw a coordinate system. This is x-axis, perpendicular to this is the y-axis, so let this be the y-axis. और इसमें हमारे पास ये एक मैस है, स्मॉल मैस है और इसका जो दिया हुआ है मैस वो 25 ग्राम है। और ये हमारे पास ओरिजिन से कनेक्टेड है एक मैसलेस रॉड के ज़रिए, और अगेन वही कंडीशन जो हम अभी पढ़ के आए हैं। और इस रॉड की जो लेंथ है, लेट्स कॉल इट आर, वो है 74 सेंटीमीटर और मैस भी हमें दी हुई है, दैट इज़ 25 ग्राम। द रॉड pivots about the z axis in the xy plane, which simply means कि जो हमारा z एक्सिस है वो इस पेज की प्लेन से बाहर आ रहा है। सो लेट मी कॉल दिस z एक्सिस
और अगर ये z एक्सिस है तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो रॉड है वो x y एक्सिस में रोटेट कर रहा है। दिस इज़ प्रिसाइजली लाइक दिस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे आपको बना के ये जनरल फार्मूला ड्राइव करवाया है। And so it further tells us that a constant force of 22 Newton is Newton in the y direction acts on the sphere, and this is important। उन्होंने कहा है कि जो फोर्स है वो y डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो प्योरली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो दिस इज़ y डायरेक्शन एंड दिस इज़ वेयर द फोर्स एक्ट्स। और अब हमसे पूछा ये गया है कि कंसिडरिंग द स्फीयर टू बी अ पार्टिकल व्हाट इज़ द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द ओरिजिन एंड इफ द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और जो पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो ये है कि रोटेशनल इनर्शिया क्या है और जो दूसरी चीज़ है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। और मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा जेड लिखा है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। सो रोटेशनल इनर्शिया इज़ ईजी, हम उसका फार्मूला देख चुके हैं और उसका फार्मूला है हमारे पास आई इक्वल्स mass ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स इस डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये था हमारे पास 25 ग्राम्स। सो दिस इज़ 25g multiplied by r square which is 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप अगर कन्वर्ट करें SI यूनिट्स में तो ये हमारे पास बनेगा 25 डिवाइड बाई 1000 और अब ये हो जाएगा किलोग्राम्स। और इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास 74 डिवाइड बाई 100 और अब ये हो जाएगा हमारे पास मीटर और स्क्वायर। और जब आप इसको कैरी आउट करते हैं कैलकुलेशंस तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.0136 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस ऑब्जेक्ट के रोटेट करने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है वो ये वाला है। जो दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो है कि उसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब ये वाली फोर्स जो है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली फोर्स 40 डिग्री का एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस फोर्स के अंडर हमने कैलकुलेट करना है इस मैस का या जो रॉड के ऊपर मैस लगी हुई है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी सिंपल है। हमने अभी अभी फार्मूला ड्राइव किया है टॉर्क का, टी जी का जो फार्मूला आया था वो आई टाइम्स अल्फ़ा जी आया था। और यहाँ से आप फिल फॉर देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा जी है वो इक्वल आता है टाउ जी डिवाइड बाई आई। और आई हमने कैलकुलेट कर लिया और टाउ जी जो है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हम टाउ का फार्मूला लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं और ये होता है आर एफ साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम डिवाइड बाई आई। जब मैं कहता हूँ ना साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फाज के ऊपर गौर किया करें। तो इसका मतलब है कि ये एंगल आर और एफ के दरमियान है, लेकिन रॉड जो एंगल बनाता है ये वाला एंगल, ये एंगल 40 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर मैं इस रॉड वाली लाइन को, जो रेडियल लाइन है, इसको एक्सटेंड करूं और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल 40 डिग्री है। और अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो आर और एफ के दरमियान है ये क्या बनेगा 90 माइनस 40, जो कि किसके इक्वल होता है 50 डिग्री के। तो ये जो साइन ऑफ थीटा है यहाँ पे आप 50 यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो वंस यू डू दैट you get alpha z equals r which is 74 centimeters. So this is 74 divided by 100 मीटर। मैंने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे पास फोर्स है वो 22 न्यूटन थी, सो फोर्स इज़ 22 न्यूटन एंड नाउ एंगल शुड बी साइन ऑफ एंगल 50 डिग्री डिवाइडेड बाई आई जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0136 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अल्फ़ा जी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट टर्न्स आउट टू बी 917
रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर और यूँ हमारे पास अल्फ़ा जी भी आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमने पढ़ा है, बट दिस वाज इम्पोर्टेंट इन अ सेंस कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आसान था, लेकिन जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि आपको टार्क भी उसमें इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर टार्क में भी हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि एंगल जो है वो आर और एफ के दरमियान है। और जो प्रॉब्लम में हमें एंगल दिया हुआ था यहाँ पे, ये 40 डिग्री था, 48 नहीं था, लेट मी करेक्टेड। तो ये एंगल जो है ये हमें एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ था, और हमें जो एंगल रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है जो एंगल आर और एफ के दरमियान बनता हो, ये वाला एंगल। और इस तरह हमें इस एंगल को देखना पड़ना था, ये कितना है, ये 40 नहीं है बल्कि 50 डिग्री है। सो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अब एक फाइनल स्टेप रह गया, एंड दैट इज़ होपफुली द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम फुल फ्लेज इस टॉ इक्वल्स आई अल्फा वाले रिलेशन को ड्राइव करेंगे under the action of course more than one message and under the action of some applied external force। और फिर उसके बाद हम जो मेन काम करना है ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे पूरे चैप्टर में कि उस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं फर्दर, और कैसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई this equation where is that equation, this equation without calculating moment of inertia, and moment of inertia is different for different objects. So I'll see you in the next video hopefully. Bye bye.